हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं ऑली बोर्ड की तरफ से जो एस बी आई पी ओ प्री का 2022 के लिए पहला लाइव मॉक जो है मतलब जो एक्टिव किया गया था ना, तो उसे मैंने अटेम्प्ट किया था। एंड मैंने आप लोगों को भी बोला था, मतलब जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ग्रुप वगैरह पे, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है ना, तो उन लोगों को मैंने बोला था कि आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा और स्कोर वगैरह शेयर कीजिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसका एनालिसिस आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कि एस में आप लोगों को जो है वो प्री का मॉक को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मॉक को अटेम्प्ट करने के टाइम पे क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होना चाहिए ना, कि हाँ किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों से जो भी मतलब कुछ मेजर पॉइंट्स है उन्हें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ये ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा, छोटा ही वीडियो रहेगा। और लास्ट में मैं क्या करूँगा कि जो रीजनिंग में जो पजल वगैरह आया है ना, तो जो भी पजल है उसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दूंगा कि हाँ जो पजल है वो कैसे इजीली मतलब मैं बनाता हूँ और क्या मेरा तरीका रहता है पजल बनाने का। जैसा मैंने अपने पहले भी प्रीवियस मैंने जितना भी मॉक का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है, उसमें मैंने पजल को आप लोगों को लाइव मतलब कि लाइव बोलने का मतलब उस टाइम पे सॉल्व करके दिखाया है कि हाँ मेरा पजल को बनाने का क्या तरीका होता है। हर बार मैं दो पॉसिबिलिटी को लेकर बनाता हूँ, ज़्यादा नोट वगैरह नहीं करता हूँ, और मतलब कैसे लॉजिकली बस मतलब मैं चीज़ों को देखता हूँ, जो कंडीशन गिवन है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैं अप्लाई करने का कोशिश करता जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मेरा जो यहाँ पर अटेम्प्ट रहा था वो 84 था। 80 जो है वो करेक्ट हुआ है, 80 करेक्ट हुआ है और 4 जो है वो गलत हो चुका है, ठीक है। 79 मेरा स्कोर बना है और मेरा जो रैंक रहा है आउट ऑफ 30,842 कैंडिडेट्स, 30,842 लोगों ने इस मॉक को अटेम्प्ट किया है, जिसमें से जो मेरा रैंक रहा है वो है 1209, 1209। और जो टॉप स्कोर रहा है आउट ऑफ 100, वो जिन जनाब का है उनका स्कोर रहा है 96.25, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन आपको, मतलब बहुत बहुत बधाई हो। और थोड़ा सा टिप्स वगैरह दे दीजिएगा। और इंग्लिश का जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो है 25, 23 क्वेश्चन मेरा जो है वो सही हुआ है और 2 क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। स्कोर बना है 22.50। और 26 जो है वो मेरा अटेम्प्ट रहा था क्वांट में, 25 जिसमें से सही हुआ है, एक गलत हो चुका है, स्कोर बना है 24.75। 33 क्वेश्चन मेरा जो है वो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया था और 32 जो है वो सही हुआ है, एक जो है वो गलत हो गया, पता नहीं। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैंने है ना इस मॉक को देखा नहीं है कि हाँ क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, ठीक है। तो इसी टाइम पे हम लोग मतलब सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और जो स्कोर मेरा रहा है रीजनिंग में वो है 31.75, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ओवरऑल कितना अटेम्प्ट था, तो 84 था। 80 सही हुआ, 4 गलत हो गया, ठीक है। और 80 सही हुआ, 4 गलत हो गया, 79 जो है स्कोर बना है। और रैंक जो रहा है वो है 1209, 1209। और जो परसेंटाइल है मेरा क्वांट में ज़्यादा है, वाह अच्छा, रीजनिंग में भी ज़्यादा, 98.3, 96.1 जो है वो मेरा परसेंटाइल है, ठीक है। तो सही है। और तो कुछ नहीं, चले देखते हैं हम लोग अब इसका सॉल्यूशन वगैरह देख लेते हैं। और मैं आप लोगों को देखिए, ज़्यादा मैं इस वीडियो को लेंदी करने की कोशिश नहीं करूँगा बेकार का, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एंड एक बात मैं आपको अभी बता दूँ, 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही कंप्लीट मतलब कि बहुत ही डिटेल्ड, मोस्ट डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया है कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें प्रेजेंट टाइम में, करंट एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कौन सा मॉक टेस्ट जो है वो सही है, एग्जाम रिलेवेंट है, या एग्जाम के लिए आप लोगों को कम से कम रेडी कर देगा, ठीक है। मतलब उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग मतलब उस आप लोगों का जो है तैयारी वो कम से कम करवा देगा कि हाँ चलिए आप लोग प्रिपेयर रहें, है ना, हर एक सिचुएशन के लिए। माइंडसेट आप लोगों का जो है वो बिल्कुल बना रहना चाहिए। और मॉक को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, मॉक का करेक्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, जो राइट वे है ना मॉक को एनालाइज करने का, वो क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग मॉक में अपने कमियों को ढूंढ के सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप लोगों का मॉक में जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, जो अटेम्प्ट है वो इम्प्रूव होगा, स्पीड बढ़ेगा कैसे आप लोगों का मॉक से, ठीक है। एक्यूरेसी उसमें कैसे आप लोगों का इंक्रीज हो सकता है, इन सब टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया है वहाँ पर, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हाँ प्री एग्जाम के लिए या मेंस एग्जाम के लिए कितना मॉक जो है वो आप लोगों को मतलब देना चाहिए, और क्या उसको देने का जो ऑर्डर है वो क्या रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 1 महीना से पहले, अगर 1 महीना का अगर टाइम है तो कितना मौका आप लोगों को देना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम से पहले अगर आपका 10 दिन है बचा हुआ तो कितना देना चाहिए। अगर एग्ज़ाम से पहले 20 दिन है तो फिर आप लोगों को कितना देना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे आप लोगों को मॉक देना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने वहाँ पे बात किया है। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं सच बताता हूँ, अगर आप लोगों को अभी भी, अगर आप लोग मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं
आप लोगों को पता नहीं है कि हम मॉक को अटेम्प्ट करने का, मॉक का एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है, कितना मॉक देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, मॉक आखिर होता क्यों है, मॉक से इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, मॉक से खुद को कैसे जज करने का कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत ही मैंने डिटेल में बात किया है, शायद ही आपको कोई उतना डिटेल में बता पाएगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सारा का सारा जो मॉक से रिलेटेड बात है ना, मैंने उसी वीडियो में बता दिया है, ठीक है? तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना भला चाहते हैं या नहीं, ठीक है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इंग्लिश में मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि मैं इंग्लिश में जो आपने देखा ना कि मेरा 25 क्वेश्चन मैंने किया था, 2 गलत हुआ है, 23 सही हुआ है। 2 गलत होने के पीछे क्या कारण है? इंग्लिश में जो मेरा हमेशा से टारगेट क्या रहता है ना या फ़ोकस क्या रहता है, कम करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगा, मान लेते हैं कि अगर मेरा अटेम्प्ट ज़्यादा हो, लेकिन एक्यूरेसी कम हो, तो क्या होगा कि ओवरऑल मेरा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? स्कोर पे पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर रहेगा उस पे भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जो इंग्लिश का सेक्शन है उसके स्कोर का इम्पैक्ट पड़ेगा ना ओवरऑल सेक्शन पे, ठीक है? तो मेरा यही कारण रहता है ना कि मतलब एक्यूरेसी की वजह से ही मतलब मैं क्या करता हूँ कि अटेम्प्ट मेरा जो है वो कम रहता है, ठीक है? जो मुझे डाउटफुल लगता है, जहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि हाँ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो पाएगा, है ना? तो बेकार का रिस्क क्यों लेना? उसे मैं डायरेक्ट स्किप करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। उन क्वेश्चंस को मतलब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसे सही में मैं बना सकता हूँ, है ना? ये जिस पे थोड़ा-सा एक्यूरेसी बन जाता है, एक्यूरेसी मतलब है जिसका थोड़ा-सा वहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है एरर का मैंने छोड़ दिया था, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया था, ठीक है? और आगे देखते हैं जल्दी से। देखिए ये भी एरर क्वेश्चन है, मैंने छोड़ दिया था, एकदम मुझे समझ में नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। देखिए इस क्वेश्चन को मतलब मुझे अच्छे से पता चल गया था कि हाँ, यहाँ पर जो है वो जूरी जो है ना और आर वाला है, यहाँ पर इसमें आर गलत होगा, इज लगेगा। क्यों? क्योंकि जूरी जो है ना वो एक तरीके का मतलब ग्रुप को दर्शा रहा है, ग्रुप मतलब फॉर्मेशन का ही है ना, तो इस वजह से यहाँ पर इज आएगा, ठीक है? और उसके बाद आई थिंक ये कलेक्टिव नाउन का होता है, ठीक है ना? तो और उसके बाद आगे देखते हैं जल्दी से। देखिए इसे मैंने छोड़ दिया था और इसे तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है ना? एक क्वेश्चन जो मेरा गलत हो गया था। हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मेरा गलत हो गया था। इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो सी वाला है उसे मार्क किया था, बट यहाँ पर जो है वो बी भी एरर आ रहा है, ठीक है? बी में भी एरर आ रहा है। तो आई रेयरली सी नोबडी एट देयर प्लेस, इसका आंसर क्या आएगा भाई साहब? ये कहाँ चला गया? इसका आंसर आएगा नेगेटिव इन मीनिंग। अच्छा, एडवर्ब्स क्या-क्या है? सेल्डम, नेवर, नोवेयर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली एटसेट्रा आर नेगेटिव इन मीनिंग, ठीक है? सो द वर्ड नोबडी, नोबडी कोई भी नहीं, ठीक है? शुड बी रिप्लेस्ड विथ एनीबडी, एनीबडी किसी को भी नहीं देखा उसके प्लेस पे। अच्छा एनीबडी, यहाँ पर एनीबडी आएगा, नोबडी की जगह पे एनीबडी आएगा, तो इसका मतलब बी और सी जो है वो दोनों गलत होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने किया था, ये मेरा सही हो गया कि हैव नेबर ऑर्डर्ड दिस मच, है ना? और उसके बाद ये क्या था कि आई डू नॉट बाउट दिस मच एक्सपेंसिव परफ्यूम फॉर एनीवन बिफोर, बट टुडे आई थॉट आई वुड मेक अ लिटिल चेंज। तो यहाँ पर हैव नेबर ऑर्डर्ड दिस मच होगा, ठीक है? मतलब मुझे ऐसा लगा था और ये सही भी हो गया, है ना? कभी-कभी मुझे जो लगता है वो सही हो जाता है। देखिए इसका तो मतलब मुझे पता था, ये तो बहुत ही कॉमन सा है ना। मोर ब्यूटीफुल देन हर्स। जिल कुड नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट, मतलब उसे ये मतलब हजम नहीं हुआ, है ना? कि जैक्स का जो हैंड राइटिंग है वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, ठीक है? तो यहाँ पर हर्ष होगा, हर्ष। अच्छा जिल जो है वो फीमेल है, अच्छा ये बात लड़की है, अच्छा। देखिए ही वॉज मोस्ट एक्सीलेंट स्पीकर एंड, देखिए पता है कि मोस्ट एक्सीलेंट और स्पीकर के साथ मतलब नहीं लगता है, इसे हम लोग ऑरेटर कहते हैं। कुछ ऐसा कॉमन चीज़ है ना जिसके बारे में आई थिंक आप लोग जानते होंगे, या अगर आप लोग जो पढ़ते हैं ना, क्या उसे बोलते हैं, एडिटोरियल वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, तो आप लोगों को पता होगा काफ़ी, मतलब ये सब कुछ है ना कॉमन वर्ड्स है। तो ये जो है ना यहाँ पर यूनिक ऑरेटर आएगा, ठीक है? और उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रीवियस, हाँ सही है, सही। देखिए यहाँ पर क्या था कि वेलकम अ बंच ऑफ वाइब्रेंट यंग न्यू रेसिडेंशियल। देखिए यहाँ पर इंक्लूड अ न्यू सेट ऑफ यंग एंड एनर्जेटिक ऑक्यूपेंट्स आएगा, मतलब ये आएगा, सही है, ठीक है? अगर आप लोगों का भी जो भी सही हुआ होगा वो आप लोग प्लीज़ मिला लीजिएगा।
मतलब ये जो है ना, मेरा क्या टारगेट है मेन, कि मैं आप लोगों को मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं और रीजनिंग में बता दूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में पता है क्या, मैं खुद मतलब अपने आप को कोशिश करता हूँ कि हाँ एक्यूरेसी को मेंटेन करके करूँ, एक्यूरेट करने की कोशिश करूँ, कम भले कम करूँ अटेम्प्ट। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। हाँ, मैथ्स में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ। रीजनिंग तो मतलब मैं आप लोगों के साथ पूरा का पूरा मतलब निपटा सकता हूँ। ठीक है, रीजनिंग में मेरा पकड़ बहुत अच्छा है, कमांड बहुत अच्छा है। तो देखिए ये भी जो है ना एरर का क्वेश्चन था, इसे मैंने छोड़ दिया था, नहीं समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया। इसे भी मतलब मुझे नहीं समझ में आया तो मैंने छोड़ दिया। देखिए ये जो आपका जो आरसी था ना, 10 क्वेश्चंस का सेट था, काफ़ी इजी आरसी था। ठीक है, काफ़ी छोटा भी था और काफ़ी इजी था, और काफ़ी मतलब इजी था। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ये साउथ चाइना था। ठीक है, साउदर्न चाइना सही है। ये आप लोगों को यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, साउदर्न चाइना है ना। कि दिस फ्रूट, मतलब ये मॉन्क फ्रूट के बारे में बात किया जा रहा था यहाँ पे। दिस फ्रूट इंडिजिनियस टू साउथर्न चाइना एंड नॉर्थर्न थाईलैंड प्रोड्यूसेस अ नेचुरल स्वीटनर विथ 0 कैलोरीज। ठीक है, साउथर्न चाइना जो है इसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर अगर नॉर्दर्न थाईलैंड रहता तो होता, बट यहाँ पे साउदर्न है तो गलत होगा। नॉर्दर्न इंडोनेशिया के बारे में तो बात ही नहीं किया गया है, तो ओनली वन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हाउ डिड मॉन्क फ्रूट मेक इट टू द बिग लीग्स इन 1995? मतलब अगर आप लोगों ने किया होगा ना तो आप लोगों को पता होगा। आई थिंक कहीं यहाँ पे ये गिवन था, कहीं यहाँ पे ये जो है ना 1995 कहाँ पे है, पहले वो ढूंढना चाहिए। 1995 यहीं पे है, देखिए इसमें क्या गिवन है ना आपका, monk fruit has long been used to treat illness across China. Then in 1995 1995 में क्या हुआ, it made its way to big leagues when Procter and Gamble patented a technique to produce sweetener from the crop. ठीक है, मतलब ये था इसका यही आंसर है। ठीक है, 1995 में क्या हुआ था ना कि ये जो है बिग लीग मतलब इसने ले लिया, एक बहुत बड़ा छलांग मार लिया। ठीक है, और प्रॉक्टर और गैम्बल जो थे इन्होंने क्या कर दिया, पेटेंट कर दिया था एक ऐसा टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिससे ये लोग प्रोड्यूस करेंगे स्वीटनर फ्रॉम द क्रॉप। ठीक है, तो यही यहाँ पर मतलब इसका आंसर था कि क्या हुआ था 1995 में, तो ये हुआ था, पेटेंट करवा दिया गया था इसे। आगे देखते हैं अगला। बार बार स्क्रीन को डिलीट करने का जरूरत पड़ जाता है। हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर मॉन्क फ्रूट एंड वेयर वाज इट डिस्कवर्ड? देखिए इसका जो आंसर है ना यहाँ पर होगा, देखिए ये क्या गिवन है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन साउथर्न चाइनाज ग्यूलिन एरिया में वेर द फर्स्ट टू डिस्कवर इट इन द 13th सेंचुरी। तो इन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है, बुद्धिस्ट मॉन्क इन ग्यूलिन, बोलने का मतलब ग्यूलिन एरिया में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। Which of the following is are the optimum conditions for the growth of monk fruit? ठीक है, देखिए इसका आई थिंक कहीं यहाँ पे था। देखिए इसमें क्या गिवन है ना कि दिस लैंडस्केप विथ इट्स डेंस, मतलब बहुत ही घना डेंस है ना, स्टीप माउंटेन्स, आइडियल सनलाइट एंड 60 to 80% ह्यूमिडिटी। देखिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या गिवन है, 30 to 40% है, ये तो गलत हो जाएगा। आइडियल सनलाइट है कि गिवन, हाँ गिवन है। उसके बाद स्टीप माउंटेन्स है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है ना, जेंटल स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। जेंटल स्लोप क्या मतलब होता है ना, बहुत ही धीरा धीरा जो है वो माउंटेन का मतलब कि स्लोप है। लेकिन स्टीप क्या होता है ना, मतलब खरा, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ एकदम खरी पहाड़ी टाइप का, एकदम मतलब बहुत ही खतरनाक थोड़ा सा होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये बात किया जा रहा है स्टीप माउंटेन्स। ठीक है, बट यहाँ पर जेंटल है, तो ये जेंटल नहीं था भैया, ये तो मतलब स्टीप था ना। तो मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं हल्का नुकीला टाइप का, जिसे हम लोग नहीं बोलते कि नुकीला चोटी, खरी चोटी, इस तरह का, तो वही था। तो यहाँ पर आंसर 1 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आइडियल सनलाइट है, वही मैच कर रहा था। आगे देखते हैं अगला। देखिए आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे अच्छे से पता है। इसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट मॉन्क फ्रूट्स टेस्ट? हाँ सही है, देखिए अच्छा, मॉन्क फ्रूट टेस्ट, इट हैज अ वेरी यूनिक टेस्ट। देखिए इसमें क्या गिवन है ना, इसके बारे में क्या था कि मॉन्क फ्रूट इज नॉट सिंपली अ शुगर स्वैप, इट हैज अ वेरी यूनिक टेस्ट, इट्स अ लिटिल बिट स्वीट, इट हैज अ वेरी अर्थी टेस्ट। देखिए इसमें से बीटर कहीं नहीं गिवन है, सोर कहीं नहीं गिवन है, इट हैज एन अर्थी टेस्ट, ये गिवन था, तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। 0 कैलोरीज, ये गलत क्यों हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मॉन्क फ्रूट्स? देखिए ये गलती मेरी वजह से हुआ है। क्यों? यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया ना, ध्यान ही नहीं दिया।
इसमें बोल रहा है नॉट, और मैंने क्या किया, मतलब जैसे मैंने ऐसे किया है ना, मुझे लगा कि यहाँ पे नॉट है ही नहीं, मैंने क्या पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मॉन्क फ्रूट्स। तो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी क्या है मॉन्क फ्रूट्स का, विथ जीरो कैलोरीज, मैंने जीरो कैलोरीज को मार्क कर दिया, बट ये गलत हो गया। जीरो प्रोटीन, देखिए जीरो कैलोरीज, जीरो सोडियम, उसके बाद जीरो फैट, और भी कुछ है क्या, और कहीं पे कुछ था, ठीक है, जीरो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जीरो कैलोरीज, जीरो कार्बोहाइड्रेट्स, जीरो शुगर, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, और उसके बाद एंड लो ग्लाइकेमिक प्रॉपर्टीज, देखिए ये भी मिल गया, बट ये नहीं मिला, जीरो प्रोटीन्स कहीं नहीं गिवन है, ये होगा, ठीक है। जो नॉट है ना, उसे मैंने नोट किया था, मतलब कि मैंने उसे पढ़ा नहीं था, पढ़ना चाहिए था एक्चुअली, इसकी वजह से मेरा ये गलत हो गया। इसे ही कहते हैं कि मतलब कैसे होता क्या ना, यहाँ हम लोग इंस्ट्रक्शन को, या जो भी हमारा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, उसे अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाता है, ठीक है, मुझे भी पता चल गया। आगे देखते हैं अगला, मॉन्क फ्रूट गारंटीज लॉन्ग लाइफ। देखिए इसमें क्या था ना कि व्हाट डिड मॉन्क्स बिलीव अबाउट मॉन्क फ्रूट्स, जब ये इन्होंने देखे मॉन्क्स बिलीव दीज गार्ड्स वुड गारंटी लॉन्ग लाइफ, ये एक्चुअली मॉन्क फ्रूट की गार्ड्स जो है ना, ये मॉन्क फ्रूट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ये था। अब उसके बाद कॉमर्शियली, हाँ सही है, देखिए इसमें क्या गिवन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड टू फिल इन द ब्लैंक ए मेंशन इन द पैसेज, और ये बड़ा कैसे हो गया, ये बड़ा कैसे हो गया, देखिए इसमें क्या है ना कि मॉन्क फ्रूट एक्सट्रैक्ट इज डैश अवेलेबल एवरीवेयर फ्रॉम बिग बॉक्स स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट टू मेजर ऑनलाइन रिटेलर्स लाइक अमेजोन एंड इट्स इंक्लूडेड इन हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। बोलने का मतलब क्या है ना कि ये अभी के समय में बहुत जगह आप लोगों को मिल जाता है, शॉपिंग मॉल में हो गया, या बिग जो वॉलमार्ट हो गया ना, वहाँ मिल जाता है, जो रिटेलर्स होगा ना, ऑनलाइन रिटेलर्स, जो आप लोगों को ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स के जो मतलब खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से जैसे अमेजोन आ गया, ठीक है ना, और ये क्या करता है कि एंड इट्स इंक्लूडेड इन, और जो मॉन्क फ्रूट है ना कि अभी किस चीज़ में आपको इंक्लूड किया जा रहा है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब चीज़ आपको पता है, ये सब कहीं ना कहीं कॉमर्शियलाइजेशन है, इसे हम लोग कॉमर्शियल कहते हैं, कॉमर्शियल मार्केट, तो यही जो है ना कॉमर्शियली होगा, कॉमर्शियली, ठीक है, कॉमर्शियली अवेलेबल है ना। आगे देखते हैं अगला, नेटिव, देखिए इंडिजीनियस का मतलब आप लोगों को पता होगा, नेटिव होता है, ठीक है ना, जहाँ से वो जुड़ा हुआ है, होम ग्रोन, होम टाउन का मतलब अपना घर का, ठीक है ना, घर की खेती। आगे देखते हैं अगला, अनफेवरेबल, देखिए ऑप्टिमल का मतलब होता है ना फेवर में, बट इसका क्या करना था, एंटोनिम देना था, एंटोनिम देने का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, पर्यायवाची शब्द नहीं, मतलब उल्टा, है ना, विलोम शब्द, हिंदी में अगर कहा जाए तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सिनोनिम, है ना, सेम अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, तो अनफेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला, देखिए ये जो पैसेज था ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर अब ज़्यादा इंग्लिश में नहीं खींचूंगा बेकार का, मैं बस इतना बता देता हूँ कि देखिए पैसेज को करने का आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है, बट अभी बता देता हूँ जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। देखिए अगर मान लेते हैं पैसेज नहीं से क्या बोलते हैं, पैराजम्बल, पैराजम्बल, देखिए पैराजम्बल में पता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्यों गलत हो जाता है, वो क्या करते हैं कि जब उन्हें सही तरीके से सारा का सारा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लिंक नहीं हो पा रहा है ना, सही तरीके से वो अरेंज नहीं हो पा रहा है, जो एक पैराग्राफ बन जाए, सेंटेंस को मिला के वो एक प्रॉपर पैराग्राफ बन जाए, मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जबरदस्ती क्या करते हैं ना कि अरेंज करने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं, पैराजम्बल है तो पैराजम्बल को पूरी तरह से जब तक हम लोग जम्बल सेंटेंसेस को पैराग्राफ में नहीं बनाएंगे, पैराग्राफ में मतलब क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। एग्जामिनर बोला है कि मार्क्स नहीं देंगे तुमको, क्यों, क्योंकि तुमने पूरा नहीं किया, तुमको तो पूरा करना है, एग्जामिनर कभी नहीं बोला है कि पूरा करना है, आपको क्या करना है, जितना आता है उतना करना है, ठीक है। देखिए अगर आपको इसमें से ये पता चल रहा है कि बाइकोनोर Cosmodrome in Russia is the world's oldest site for launching or receiving spacecraft, ठीक है, मतलब यहाँ से उड़ता है और यहाँ लैंड करता है, ठीक है, रिसीविंग मतलब कि हाँ मतलब लैंड कर जाओ, ठीक है ना। तो ये जो डी है ये आपका फर्स्ट हो रहा है, अगर आपको इतना पता चल रहा है ना कि ये जो है डी आपका फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पता चल सकता है दूसरा, अगर पता चल सकता है तो
फ्रॉम इट्स लॉन्च पैड्स, तो किसके लॉन्च पैड से? जो बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम इन रसिया है ना, जो कि ओल्डेस्ट साइट है लॉन्च लॉन्च करने के लिए और रिसीव करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को, इसके लॉन्च पैड से, ठीक है। फ्रॉम इट्स लॉन्च पैड्स बोथ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड फर्स्ट ह्यूमन सैटेलाइट स्पेस फ्लाइट वेयर लॉन्च। क्या हुआ था ना कि जो इसका लॉन्च पैड है, कहाँ का लॉन्च पैड? तो बाइकोनोर, देखिए नाम वगैरह मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ सभी सही पढ़ दें, है ना, कौन सुनने जा रहा है। बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम इन रसिया का जो लॉन्च पैड है, वहां क्या हुआ था ना कि वर्ल्ड का जो पहला आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बोलने का मतलब मैन मेड, जो सैटेलाइट था और जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था, मतलब कि जो ऐसा स्पेस फ्लाइट जिसमें ह्यूमन ने ट्रैवल किया था, ठीक है, उसे ही कहा गया है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, है ना। स्पेस में जाने वाला जो फ्लाइट है उसमें ह्यूमन ने जो ट्रैवल किया था पहला, ये यहीं से लॉन्च हुआ था, यहीं से लॉन्च हुआ था, ठीक है। कहाँ से? बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम जो कि रसिया में है, वहां से, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या, इसमें क्या बोला जा रहा है ना, देखिए, द फ्यूल यूज्ड बाय many of the rockets that blasted from the Baikonur was UDMH, unsymmetrical dimethyldrazine, मतलब ये आई थिंक केमिकल नेम है, ठीक है ना। तो ये मतलब है, इसके बारे में अब यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं इसे, जो फ्यूल है ना, अब इसके बारे में कहाँ कनेक्शन बैठ रहा है, देखिए। It was very useful as it didn't need a source of ignition and it released a lot of energy। अब इसके बारे में ही यहाँ पे जो है वो बात किया गया है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे जो है वो बात किया गया है। अब उसके बाद the fuel used by many of the rockets, सॉरी ये तो हो गया हमारा दो। अब लास्ट में क्या आ रहा है ना कि yet it come to be dubbed devil's venom बाय द साइंटिस्ट हु यूज्ड इट, मतलब कि जिस भी साइंटिस्ट ने यूज किया है ना ये जो UDMH है, जो मतलब ये फ्यूल है, ठीक है ना, इसके बारे में क्या बोला है कि ये जो है डेविल्स वेनम है, ठीक है। वेनम बोलने का तो आपको पता होगा, तो यही मतलब इसका था। अब मान लेते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इसे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट मिल रहा है ना, देखिए, अगर आपको पहला मिल जाए, मतलब कि फर्स्ट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड मिल जाए या लास्ट मिल जाए, इतना कर दें। अब अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, कम से कम फर्स्ट तो मिल रहा है ना मेरे भाई, ठीक है, फर्स्ट कर दें। लास्ट मिल रहा है ना, लास्ट कर दें, आगे बढ़ें। क्या जरूरी है कि और जो तीन है उसे अरेंज करना, क्या जरूरी है ना, जो बन रहा है उसे बनाएं, आगे बढ़ें। पहला जंबल आपका गलत होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करें, रीडिंग करें, सेक्शनल टेस्ट लगाएं, पहला जंबल का टॉपिक टेस्ट लगाएं, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंप्रूवमेंट होगा। बेकार का गलत क्यों करना एक्स्ट्रा। आगे देखते हैं। देखिए, अब इसमें क्या था ना कि इसमें ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स, अब विंटर का मॉर्निंग है भैया तो कोल्ड ही रहेगा ना, पूरा एकदम सर्दी ठंड जा रहा है ना। और क्या विंटर मॉर्निंग्स आई लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। कप ऑफ कॉफ़ी क्या रहना चाहिए, पूरा मतलब एकदम आइस कॉफ़ी, है ना, नहीं भाई, हॉट कॉफ़ी, क्या एकदम CCD वाला। और आगे देखते हैं, अच्छा आगे क्यों नहीं बढ़ा, सॉरी। देखिए, while these raptors are not, देखिए, while these raptors are not dash as endangered, many protective still exist at the central level। देखिए, इसमें आप एक बात बताएं, इसमें आपका ये जो लॉज है, लॉज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका है लॉज लग सकता है, ठीक है, बट क्या यहाँ पे आपका नॉट फ्रीक्वेंट लग रहा है और नॉट फ्रीक्वेंट लिस्टेड नहीं, ये मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा ना, अगर आपको इतना भी समझ है चीज़ों का, या इंग्लिश अगर आप लोग रीडिंग वगैरह करते हैं तो, है ना। अब यहाँ पर ये जो लॉस है, प्रोटेक्टिव लॉस स्टिल एग्जिस्ट, ये जो लॉस है ये यहाँ पे फिर बैठ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आगे ये जो आपका लूज है ना, आपका ये भी तो नहीं बैठ रहा है ना, बिकॉज यहाँ पर प्रोटेक्टिव लूज स्टिल, ये कोई मतलब बैठ रहा है कि हाँ कोई मीनिंगफुल ये आपको बता रहा है कि क्या स्टिल अभी एग्जिस्ट कर रहा है, अभी वर्तमान में मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो लूज ये गलत है ना। अब उसके बाद ये भी अब गलत हो गया। अब उसके बाद इसमें फिर से लॉस है, ये गलत हो गया ना फिर से। आर नॉट करेंट लिस्टेड, करेंटली होता तो लिस्टेड होता, करेंटली लिस्टेड, देखिए अगर यहाँ पे करेंटली रहता तो लिस्टेड होता, लेकिन जो लॉस है वो तो ऑलरेडी गलत हो रहा है।
यहाँ पर आपका लॉज है, लॉज बोलने का मतलब कोई ऐसा है जो नियम है, कानून है, कुछ कोई पॉलिसी है, कोई रूल है ना? तो वही यहाँ पर आएगा जो कि एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे, ठीक है। अब करेंटली भी आ रहा है कि हाँ वर्तमान समय में, करंट में, है ना, मौजूदा समय में, तो यहाँ पर जो है आपका करंटली आ जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए, क्लियरली वी हैव एन डैश इन द लेबर एक्सचेंज मार्केट दैट नीड्स टू बी इमीडिएटली। देखिए यहाँ पर क्लोजेट नहीं होगा, बिल्ड नहीं होगा। देखिए अगर आप लोगों को पता है ना, तो इतना आपको पता होगा, यहाँ पर क्या हुआ था ना कि लेबर मार्केट में, लेबर एक्सचेंज मार्केट में क्या है, करेंटली वी हैव अ प्रॉब्लम। यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रहा है, एक दुविधा है, समस्या है, परेशानी है, ठीक है ना। उसको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी उसको खत्म करना है भैया, कि हाँ इसे निपटा दो, क्या करो, फिक्स कर दो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रिपेयर करना जो है ना, वो किसी भी मशीनरी आइटम के लिए इस्तेमाल होता है कि हाँ रिपेयर करना, ठीक है। और उसके बाद क्रिएट नहीं, क्रिएट इमीडिएटली, ये एक्चुअली पता है क्या, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है ये सही। और आगे देखते हैं अगला, 29 पे हम लोग आ चुके हैं इंग्लिश में। देखिए फिर से पेन लेना पड़ेगा। देखिए, मेनी इमिग्रेंट्स डोंट डू नॉट डोंट डैश फॉर ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे डोंट हैव क्रेडिट हिस्ट्रीज। देखिए बात होती है, किसी भी चीज़ का अगर क्रेडिट हिस्ट्रीज नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन लेगा, खुद सोचेगा, कह रही यार जब इसके बारे में हमको ज़्यादा पता ही नहीं है तो कैसे हम इस पर भरोसा कर लें, ट्रस्ट कर लें, है ना। अब यही कहानी है, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस लोन्स के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस लोन्स के लिए, ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेस लोन्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्रीज नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये इसका आंसर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए ये जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक का था, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह अगर क्लियर है ना अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को आपने बना लिया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब इसमें मैंने, मेरा जो पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस क्या था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वालिटी की क्वेश्चन किया था, उसके बाद अप्रॉक्स या सिंप्लीफिकेशन का जो भी 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया था वो मैंने किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैं जो डीआई है उस पर मूव कर गया था। कौन सा डीआई पे, जो हमारा पहला एक टेबल वाला जो डीआई था ना, टेबल एंड चेयर वाला डीआई, मैंने पहले उसे सॉल्व किया, ठीक है। और उसमें भी मैंने क्या किया है ना, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया था। किस क्वेश्चन को छोड़ दिया था? उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था जिसमें मुझे निकालना था कि हाँ सारे टेबल एंड चेयर्स को कैलकुलेट करके, मतलब ऐड करके कुछ बताना था, ठीक है। ऐसा ही उसका डिफरेंस या समथिंग बताना था, हाँ उसका डिफरेंस बताना था, ठीक है। सारे डेज के आपको टेबल्स एंड चेयर्स का जो है वो एडिशन करने के बाद डिफरेंस बताना था, तो उसे उसे मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज वो थोड़ा सा जो है ना लेंदी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो जनरली क्या होता है कि मैं इस तरीके के क्वेश्चन को एग्जाम में भी छोड़ देता हूँ, है ना, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड है, या सभी को ऐड करना है, सभी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, जो दूसरा डीआई था ना, जो दूसरा डीआई था, आई थिंक वो मिसिंग वाला डीआई था, वो मिसिंग डीआई था, मिसिंग जो डीआई था ना, सेक्शन ए बी सी करके था, हाँ सही है, वो क्लास वाला जो था, हाँ। तो उसे मतलब मैंने किया था, उसे मैंने फिर अटेम्प्ट किया था, जो सेकंड डीआई है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैं, मतलब कि फिर जो है ना वो नंबर सीरीज था, फिर मैंने जो है वो हमारा नंबर सीरीज, उसे मतलब मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया था। उसमें से भी मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया, आई थिंक 1 या 2 ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाया था। अब जहाँ तक मुझे याद है, अभी देख लेता हूँ कितना सॉल्व हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो भी 3 से 4 जो अर्थमेटिक मेरा बन पाया, मैंने उसे अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो अगर आप भी इस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप जैसे करते हैं वैसे करते रहें। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट जो है वो कम हो जाता है, तो कोशिश करें कि नंबर सीरीज को थोड़ा सा लास्ट के लिए रहने दें, ठीक है, अर्थमेटिक से पहले कम से कम, क्योंकि अर्थमेटिक जितना भी टाइम वो नहीं लेगा, है ना, थोड़ा सा कम में हो जाता है। रॉन्ग नंबर सीरीज को कम से कम कोशिश करना चाहिए ना, कि अगर दो दो बन रहा है, 2 बनाए। अच्छा मिसिंग नंबर सीरीज को भी मैंने क्या किया, 2 बना, 1 बना, वही बनाए, आगे बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बन रहा है? 40 सेकंड 50 सेकंड से ज़्यादा अगर आपका समय लग रहा है, क्यों वेस्ट करना? हो सकता है कि उतना देर में या उसमें कुछ और समय मिला के एक अर्थमेटिक बन जाए, है ना। तो इस तरीके से मतलब मेरा जो है वो मैंने अटेम्प्ट किया था। आगे देखते हैं। देखिए इन सब के बारे में आपको पता होगा, यही जो क्वाड्रेटिक है ना, मैंने इनके बारे में ही बात किया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था।
इसमें आप लोगों को बस कैसे बनाने का तरीका क्या है, आपको पता होगा सब तरीका। देखिए ये जो क्या है ना, इसको 10 को क्या करना है ना, 10 को बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है y वाले में, आपका फिर वो निकल जाता है रूट, काफी इजी हो जाता है फिर, है ना। ये प्लस प्लस है तो दोनों का साइन माइनस माइनस होगा, ये प्लस प्लस है दोनों का साइन माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। देखिए इसमें आपका साइन क्या हो जाएगा, मतलब 6 6 12, 6 6 36, और ये 20 और 10 30, और 20 दहे के 200, क्लियर है ना। आपका y जो बड़ा हो रहा है, क्यों, एक बार आपका 10 और एक बार 20 आ रहा है, और उसमें आपका सिर्फ 6 आ रहा है ना। देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना आपका बस 6 बन रहा है, 6 6 36 और 6 6 12, और माइनस माइनस बोलेगा मतलब प्लस प्लस, और इसमें आपका क्या बन रहा है, इसमें आपका जो है वो आपका, इसमें आपका क्या बन रहा है, इसमें आपका 10 और 20 बन रहा है, मतलब कि 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 10 इंटू मतलब कि 10 इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, ठीक है। कौन सा बड़ा है, तो y वाला बड़ा है, क्यों, क्योंकि 10 और 20 है, ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अरे यार ऐसे होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे होता है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं था, क्यों, जो भी कांस्टेंट के पहले अगर नेगेटिव साइन है, दोनों में कांस्टेंट के पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो क्या करना है, CND करना है, आगे बढ़ना है ना। यह रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, या नन ऑफ देम, ऐसा करके जो आता है ना, CND करना है। अगर कांस्टेंट जैसे कि कोई भी डिजिट हो गया, कोई भी डिजिट हो गया, अगर उसके पहले माइनस है, एक्स फैक्टर में भी और वाई वाले में भी, या वाई वाले इक्वेशन या एक्स इक्वेशन में, ठीक है। जैसे कि वाई वाले में क्या है ना, कि डिजिट है माइनस के साथ में, क्या करना है, CND करना है। अब आगे में माइनस रहे प्लस रहे प्लस रहे प्लस रहे, कोई लेना देना नहीं है। अगर डिजिट के पहले कांस्टेंट के पहले माइनस है, कांस्टेंट के पहले माइनस है, और वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, बस बात खत्म, CND करें, आगे बढ़े। देखिए ये भी जो है आपका सही था, मतलब मेरा मतलब सही हो गया है ना, इसे भी आप लोग जल्दी कर सकते थे। और उसके बाद आप क्या कर सकते थे, देखिए ये जो DI है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी DI था एक्चुअली। जो पेपर का अगर बात किया जाए ना, तो ये जो पेपर था कहीं ना कहीं PO बोल के हम लोगों को पोपट बना दिया गया है। थोड़ा सा क्लर्क लेवल का पेपर जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया था, दे दिया गया था, क्योंकि ईजी पेपर था, डुएबल था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पर अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा अटेम्प्ट था उनका, अच्छा स्कोर भी बना है। देखिए ये जो है ना काफ़ी इजी था, मतलब इसमें आप लोग उनको देखिए, एक छोटा सा मैं आप लोगों को बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। इसमें क्या था कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे क्या हो रहा है, जो टेबल्स है और जो चेयर है वो सोल्ड हो रहा है, मतलब कि बेचा जा रहा है, ठीक है। मंडे को कितना है 2000, और मंडे को जो है ना, ये देखिए ऑरेंज वाला क्या है ना, ये ऑरेंज हम लोग इसे कह सकते हैं, येलो जो भी कह सकते हैं, ये क्या है नंबर टेबल्स का है। और जो ब्लू वाला ये जो लाइन है ना, इसे हम लोग चेयर के लिए बोल देते हैं, ये चेयर का है। तो ये चेयर हो गया, ये हमारा टेबल हो गया। चेयर कितना बेचा गया है, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ टेबल, पहले वाला टेबल है, टेबल कितना बेचा गया है 2000, चेयर कितना बेचा गया है 3000। अब उसके बाद ट्यूसडे को हमारा जो टेबल है वो कितना बेचा गया है, वो बेचा गया है, ये बीच में हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 4500। और ट्यूसडे को हमारा जो चेयर है वो कितना बेचा गया है, तो 4000। वेडनेसडे को हमारा जो टेबल है वो कितना बेचा गया है, तो वो बेचा गया है 7000। और जो वेडनेसडे को हमारा चेयर है वो कितना बेचा गया है, तो वो बेचा गया है हमारा आई थिंक 3200 3100, नहीं सॉरी, ये हमारा 3250 है, 3250 है, 3250 है, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्सडे को हमारा टेबल है ना, हाँ टेबल है वो कितना बेचा गया है 4000। और थर्सडे को हमारा जो चेयर है वो कितना बेचा गया है, तो वो है 5500। और फिर फ्राइडे को जो हमारा टेबल बेचा गया है वो है कितना 5000। और फ्राइडे को जो हमारा चेयर बेचा गया है वो कितना है, तो ये हमारा हो रहा है 7500, ठीक है। तो इसी तरीके से था, और इसका ही बस आप लोगों को क्या करना था, कैलकुलेशन वगैरह करके 2:3 मतलब ऐसे आ रहा है ना। और मतलब काफ़ी इजी एक्चुअली ये DI था, सच में आप लोगों ने कर लिया होगा। और काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था, सच में इजी था, सच में इजी था। देखिए मैंने जो आप लोगों को बोला ना,
इसी क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड टेबल सोल्ड ऑन ऑल दीज डेज। बोलने का मतलब मंडे को मुझे टेबल और चेयर दोनों का निकालना पड़ता, फिर उसके बाद मतलब इसी तरीके से मुझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का जो है ना वो पहले टेबल को ऐड करना पड़ता, फिर सारे टोटल नंबर ऑफ चेयर्स को ऐड करना पड़ता, और फिर मुझे इसका डिफरेंस निकालना पड़ता। तो मुझे लगा कि काफ़ी थोड़ा सा मतलब ये कैलकुलेटिव हेक्टिक है, बेकार का क्यों कर रहा है ना। तो सा मतलब मैं लेजी काफ़ी हूँ, आपको एक्चुअली नहीं पता, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब आलसी हूँ। कौन इतना मेहनत करेगा, बस बेकार का। तो इस बात से मैंने इसे छोड़ दिया था, मैंने बोला चलो यार कुछ और देखेंगे आगे, मतलब है ना, मज़ा आएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन मतलब मैंने नहीं किया था, मुझे लगा कि ये फिर थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, है ना, अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, मुझे लगा कि हाँ मुझे अभी इसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अगर मान लेते हैं कि ये हमारा रियल पेपर रहता, मान लेते हैं कि अगर सच में ये हमारा रियल पेपर रहता, तो उसमें मेरा जो अटेम्प्ट करने का तरीका रहता ना, ठीक मैंने उसी तरीके से इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था। जैसा मैं टेस्ट में करूँगा सेम वही जाके रियल एग्जाम में मतलब मैं कॉपी कर दूंगा, छाप दूंगा, एकदम होता है ना Ctrl+X या और Ctrl+C, बस एकदम वही करना, ठीक है ना, एकदम वही करना। कुछ भी मतलब इधर उधर नया वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, या अचानक से कोई स्ट्रेटेजी बना के डायरेक्ट रियल एग्जाम में इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करना है, सारा का सारा जो वो पेपर है वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी हम लोगों को मॉक को अटेम्प्ट करते टाइम रहना चाहिए, मॉक में जो अटेम्प्ट करते टाइम रहना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर जो है ना, मतलब सीक्वेंस और ऑर्डर जो हो गया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो जो रहना चाहिए, ठीक है, सेम वही हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम से पहले तक, और एग्जाम में हम लोगों को वही अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो एग्जाम में, हम लोग अचानक से पैनिक ना कर जाए, है ना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कोई भी स्ट्रेस में रहता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये भी इजी क्वेश्चन था, मतलब मैंने बना लिया था, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा ना, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, मिक्सर वाला जो होता है ना। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, इसके बारे में आप लोगों को छोटा सा बता देता हूँ। इसमें क्या है ना, इन दोनों जीरो को काट देना है, जीरो को काट देना है, जीरो को काट देना है। अब उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, 15 हो गया इस टू 12 हो गया इस टू 18 हो गया, ठीक है। इक्वल टू में हमारा जो 600 है वो क्या बन रहा है, टोटल टोटल पी बोलने का मतलब प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है ना। तो इसे अगर हम लोग छोटा और करने की कोशिश करेंगे और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये 3 × 5 15 हो जाएगा, हो जाएगा, क्या ये 3 × 4 12 हो जाएगा, हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, हो जाएगा, इक्वल टू 600। 5 4 9 6 कितना होता है, 15 होता है, 15 बराबर कितना हो गया, 600 हो गया, हो गया। एक बात बताइए, क्या 15 चौके 60 हो जाएगा, तो अगर 600 है तो 40 हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग मतलब 1 पी बराबर लिख लेते हैं इतना, ठीक है ना, ये पी है ना टोटल, तो 1 पी बराबर हम लोग का 40 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, द प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 600, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ अजय एंड संजय इन रुपीज। अजय का कौन सा है, तो अजय का है हमारा, देखिए ये हमारा अजय का हो गया, ये हमारा विजय बाबू का हो गया, ये हमारा संजय का हो गया, ठीक है। तो अजय और संजय का जो डिफरेंस है वो निकालना था, अजय और संजय का डिफरेंस निकालना था, सच में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजय एंड संजय। अच्छा ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा अजय और संजय का, ये हमारा 5 है 6 है, एक का डिफरेंस, एक का वैल्यू कितना हो रहा है 40, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें अगर हम लोग को पूछ लेता है कि हाँ अजय का कितना था प्रॉफिट, तो बता देना है भैया 4 5 200। अब उसके बाद ये इसमें अगर हम लोग को पूछता विजय का कितना है, तो 4 का हम लोग को बताना है, 4 × 4 कितना हो जाएगा 160, ठीक है। ये हमारा हो गया अजय का, ये हमारा विजय का हो गया, संजय का कितना हो जाएगा 6 है, तो 6 × 4 240, ठीक है। अच्छा 240 और 200 का ही डिफरेंस बताना था, कितना हो गया 40, क्लियर। आगे देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इजी था, मुझे बताने में टाइम लगा, इसे एक्चुअली मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया था, है ना, क्या ये सब में मतलब पेन चलाओ बेकार का, इंक वगैरह भी बर्बाद हो जाएगा। 26 ईयर्स, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मैंने किस तरीके से किया था, काफ़ी इजी था मतलब मेरे लिए, बाकी देखते हैं कैसे इसको करना चाहिए था, है ना। देखिए इसमें मतलब मैंने क्या देखा ना कि द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ अमन इज 13/29 ऑफ सनम्स प्रेजेंट एज। अगर मान लेते हैं कि अमन का जो है वो 13 है, सनम का कितना है भैया, तो 29 है, क्लियर। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद क्या होगा ना कि जो सनम का एज होगा वो होगा 5/2 ऑफ सांस एज, मतलब कि 5 हो जाएगा सनम का, और सान का कितना हो जाएगा 2, ऐसे हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद, है ना, 7 साल के बाद,
देखिए अभी देखने हम लोग को क्या एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। इफ सांस 16 बर्थडे was celebrated 3 years ago, then what is the age of अमन? अगर मान लेते हैं कि 3 साल पहले -3 years सान का 16 उम्र था, तभी तो उसका 16 बर्थडे मतलब कि 16 साल था, तभी ना उसका 16वां जन्मदिन मनाया गया था। ठीक है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 3 साल के बाद बोलने का मतलब 3 साल पहले। इफ सांस बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 3 years ago, 3 years ago, ठीक है ना, 3 साल पहले, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? क्या ये 19 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग +3 कर देंगे तो। ठीक है, अब उसके बाद व्हाट इज द अमन एज? अब देखिए एक बात बताइए, अब उसके बाद एक बात बताइए, जब हम लोग को ये 19 मिल गया है, तो एक बात बताइए, इसके हिसाब से अगर आफ्टर 7 years सनम्स एज विल बी 5/2 ऑफ सांस एज, ठीक है, तो सांस का भी एज अगर हम लोग 7 साल अगर इसमें बढ़ा देंगे, तो क्या ये 9 7 16 मतलब कि 9 7 16 26 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या गिवन था कि हम लोग को अमन का एज निकालना है, अमन का एज निकालना है। ठीक है ना, तो जो हमारा अमन का एज निकालना है, तो एक बात बताएं, अगर देखिए ये जो 2 है ना, 2 हमारा डिनोट कर रहा है सान का एज, कब? 7 साल के बाद। तो 7 साल के बाद अगर 26 हो जाएगा, तो 2 बराबर अगर 26 है, तो 1 का मतलब 2 बराबर अगर 26 है, ठीक है, या तो इसे हम लोग 2x मान लेते हैं, 26 है, तो x कितना हो जाएगा? क्या x 13 हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब उसके बाद अच्छा 5 बोलने का मतलब यहाँ पे हमारा सनम से एज, अच्छा 2 बराबर 26, तो 1 बराबर 13, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? सनम का कितना हो जाएगा? 13 पचे 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना था कि द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 29th ऑफ, देखिए अब यहाँ पर क्या गिवन है ना कि द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 29th 13/29 ऑफ सनम्स प्रेजेंट एज। अब सनम का प्रेजेंट एज में हम लोग को आना है। प्रेजेंट एज में हम लोग कैसे आएंगे? 7 साल के बाद ना सनम का 65 है। अब 7 साल अगर हम लोग 65 में माइनस करेंगे, अगर हम लोग 7 साल 65 में माइनस करेंगे, तो क्या हमारे पास यहाँ 58 आ जाएगा? क्यों? क्योंकि 8 7 15 होता है। अब अगर 8 7 15 हमारे पास 58 आ गया, तो 29 बराबर है 58 के, तो 29 इंटू 2 ही 58 होता है ना, मतलब कि 29 दूना 58, तो 13 दूना कितना हो जाएगा? 13 दूना 26 हो जाएगा। ये हमारा आंसर था, और इसी को इसने इस तरीके से मतलब जो भी दिखाने की कोशिश किया है ना, बात बराबर है। और ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना मतलब इस तरीके से किया है ना, इसे मतलब मैं इतना ज़्यादा फिर लिखता भी नहीं। आगे देखते हैं अगला। देखिए ये सब क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होगा, आप लोग तो इसे तुरंत मतलब सॉल्व कर दिए होंगे। और आई थिंक 3 ही आप लोगों का जो है अप्रोक्सीमेशन आया था। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। इसे बस मैं छोटा सा आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। इसमें क्या था ना, इसे हम लोग अगर देखें 2/3 ऑफ द सम इज इन्वेस्टेड एट 6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, बोलने का मतलब 6 दूना 12, ठीक है, 12%। अब उसके बाद एंड द रेस्ट ऑफ द सम इन्वेस्टेड एट 7.5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, तो बोलने का मतलब क्या हमारा 7.5 का 15 हो जाएगा डबल, और फिर उसका डबल कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हम लोग इसे 300 या 3x मान सकते हैं, या 300x मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो 2/3 बोलने का मतलब 300x का एक बार 2/3 हो रहा है, तो 200x हो रहा है, और एक बार हमारा क्या बोल रहा है? एंड रेस्ट ऑफ दी, तो 2/3 अगर हम लोग 300 में से 200 निकाल दिए, 2/3 निकाल दिए, तो 1/3 बचा। 1/3 बोलने का मतलब 100x ही बचेगा ना। 100x को कितना पे लगा रहा है? 7.5% पे। कितना सालों के लिए? 4 साल के लिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 30% ऐसा करके। अब उसके बाद इसको कितना साल के लिए लगा रहा है? जो 200x है उसे लगा रहा है 2 सालों के लिए। कितना रेट पे? 6% पे। तो क्या ये 6% इंटू 2 हो जाएगा, तो कलेक्टिवली ये कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। बस यही तो कहानी था। मतलब इस तरीके से फिर आप करते ना, तो आपका जो मतलब टोटल इंटरेस्ट बनता वो 1836 बनता, तो आप लोगों को सम जो है वो निकल जाता। क्लियर? अब उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मिसिंग डीआई का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इसमें क्या था ना, आपको ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड था, तो फिर मिसिंग डीआई किस बात का? देखिए छोटा सा मैं आप लोगों को बस एग्जांपल दे देता हूँ जल्दी से। देखिए इन अ स्कूल ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। एक स्कूल है जिसमें क्या है? जो भी क्लास है, जैसे कि क्लास 8 है उसमें 3 सेक्शन है, क्लास 9 है उसमें भी 3 सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, बोले मतलब ए बी एंड सी में डिवाइडेड है, ठीक है। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 9 10 11 एंड 12। ये रोमन नंबर में गिवन है ना।
and the number or percentage of students in section A, B and C out of total number of students in the respective class। देखिए जो भी टेबल हम लोगों को बताया गया ना, इसमें क्या गिवन है कि जो भी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, इसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या तो इनका नंबर गिवन है, या तो जो सेक्शन ए में जो भी स्टूडेंट है उनका नंबर गिवन है, जो भी सेक्शन ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर गिवन है, या तो उनका परसेंटेज वैल्यू गिवन है। सेम लाइक उसमें क्या गिवन है ना कि जो सेक्शन बी हो गया उसमें भी क्या गिवन है, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, या तो उनका परसेंटेज वैल्यू गिवन है। या सेक्शन सी में भी क्या हो गया, बस वैसा ही कहानी है, या तो उनका नंबर गिवन है, या तो उनका परसेंटेज वैल्यू गिवन है। ठीक है, इस पे ही हम लोगों को करना था सॉल्यूशन वगैरह कुछ, मतलब कैलकुलेशन छोटा मोटा है ना। अब इसको आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं, या तो आप लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, एक मैं आप लोगों को बस रफ आइडिया दे देता हूँ। अगर आप लोगों को बताया गया है कि आपका जो टोटल है, टोटल बोलने का मतलब 100% कितना है 120, 35% और 40% आप लोगों को गिवन है, तो क्या ये 75% हो गया? तो हो गया। अब उसके बाद ये आपका क्या 25% बचेगा जब ये 75% हो रहा है। ठीक है, टोटल मिला के आपका कितना हो जाता है 120। ठीक है ना। अब 120 में से जब आपको निकालना है 25%, जब 75% गिवन है, तो क्या आप लोग 25% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं मान लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल है, आप लोग टोटल का मतलब इस तरीके से सिर्फ आपको सिर्फ 25% निकालना है ना, तो 25% कैसे निकालेंगे देख लीजिए। या तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप सेक्शन बी का सबसे पहले 35% 120 को निकाल सकते हैं। ये कैसे हो गया, 35% जो है ना इंटू 120, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंटेज ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6, 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा 6 हो गया, मतलब है ना 20 छक के 120, मतलब कि 20 इंटू 6 इक्वल टू 120, और ये हमारा 42 हो गया। और उसके बाद ये हमारा 40 हो जाएगा, तो 40 बोलने का क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी में 48 है, और सेक्शन बी जो हो गया उसमें कितने हैं, तो 42 है। अब एक बात बताइए, 48 प्लस 42 आपका कितना हो रहा है, क्या ये 90 हो रहा है? 90 हो रहा है। 120 में से अगर 90 चला जाएगा, 120 माइनस 90 अगर कर देंगे, तो क्या हमारा 30 आ रहा है? वही ना हमारा सेक्शन ए में होगा, वही हमारा सेक्शन ए में होगा। देखिए ये भी आपका वही कुछ कहानी किया है। अब उसके बाद इसका दूसरा तरीका कलेक्ट, मतलब कि अगर ओवरऑल देख लिया जाए, तो अगर हम लोगों को 35% गिवन है, 40% गिवन है, क्या ये 75% हो रहा है? 75% हो रहा है। अब उसके बाद 75% जो हो रहा है उसमें से अगर आपको 120 निकालना है, जो कि 100% है, समझिएगा 100%। ठीक है, माइनस, अच्छा 100% है ना, इज इक्वल टू 120, तो 75% कितना हो जाएगा? ये आपका कितना है, 25% का गैप है, 25% का गैप है। ठीक है, अब एक बात बताएं, ये जो आपका 120 है ये कैसे निकलेगा? इसे अगर हम लोग सिंपल करने का कोशिश करते हैं, इसे सिंपल करने का कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग 12% का, अगर हम लोग जैसे कि 120 है ना, 120 का अगर हम लोग इसमें भी 25% कम करने का कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे? क्या 120 का हम लोग 25% जो हो गया वो इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं कि 5 हो गया 20 हो गया, ये 6 हो गया और 6 पचे 30 हो गया, मतलब ये 0 6 पचे 30 हो गया। ठीक है, एक तो हमारा ये तरीका है। अब दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है, समझिएगा। हम लोग को 25% निकालना है ना, 25% निकालना है ना। 25% बोलने का क्या होता है, 1/4 होता है ना। 1/4 किसका, 120 का 1/4 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं अगला। देखिए आप लोगों को पता होगा, बट मैंने ऐसे ही बस टाइम पास के लिए बता दिया। देखिए, अच्छा तेरा मेरा ये क्वेश्चन देखिए गलत हो गया, पेन नहीं चला मेरा। ये मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ टुगेदर आर सेक्शन है। अच्छा थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं, है ना, होता है सब कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए 10 वाला क्वेश्चन था, मतलब मैंने इसे नहीं किया था सॉल्व, और उसके बाद ये एक क्वाड्रेटिक आपको लास्ट में गिवन था, ये मैंने सॉल्व नहीं किया था। एक मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ,
छोटा सा बात बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि हाँ इतना बड़ा नंबर को कैसे ब्रेक करेंगे तो कोई बात नहीं, 187 ऐसे लिखें, कोशिश करें इसको ब्रेक करने का। कैसे करेंगे एक्चुअली मुझे पता है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना तो देखिए सिंपल है। क्या हम लोग इसे 7 11 77 11, एक्चुअली इसको तो हम लोग 11 ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पर 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 7 कर लेंगे तो 17 11 हो जाएगा। एक्चुअली ये नंबर ही गलत है। अच्छा 176 जो है ना, इसमें भी सेम यही फैक्टर क्या है कि 11 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा और 16 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये नंबर गलत था। कोई पुराना नंबर अगर मतलब पिछले वाला कोई नंबर रहता ना तो उसमें मैं आप लोगों को बता देता। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि 260 है, एक क्वेश्चन में था हमारा 260। ठीक है, 260 जो है ना, इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो क्या इसे हम लोग एक बार में ऐसे कर सकते हैं कि हाँ 2 एकम 2, 2 तिया के 6, ऐसे सुनना मतलब 0 बैठा देंगे। फिर उसका इसे हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? तो ये 65 हो जाएगा। ये हम लोग फिर से इसे अगर हम लोग 3 बार में कर सकते हैं, नहीं 3 बार में नहीं करेंगे, 5 बार में कर सकते हैं तो 13 हो जाएगा। तो यही हमारा कहानी हो रहा है कि ये 13 हो जाएगा और 5 दूना के 10, 5 दूना मतलब कि 5 दूना 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मतलब बन सकता है, ऐसा आपका कहानी था। और वहाँ पे 33 ही आ रहा था। बोलने का मतलब 5 इंटू 2 इंटू 2 तो 13 प्लस 20 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब क्या करना है, बस फैक्टर कर लेना है, इतना आप लोगों को पता होगा। बट हाँ होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, है ना, और मेहनत नहीं करना चाहता कोई स्टूडेंट, सच्चाई तो ये है। अब उसके बाद देखिए नंबर सीरीज था, मैंने अच्छा हाँ ये मैंने कर लिया था, एक दो मैंने बोला ना, मैंने एक दो नंबर जो सीरीज है वो मैंने कर दिया था। ठीक है ना, देखिए इसमें सिंपल सा आपका क्या है ना, कहानी समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 से 21 कैसे हो सकता है? इंटू 3 हो रहा है। 21 पचे 105 होता है। अब एक बात होता है, 5 सतह के 35 और मतलब कि 10 सतह के 70, तो क्या हमारा 735 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो मुझे लगा कि अच्छा 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, क्यों ना एक बार 9 ट्राई किया जाए। अब अगर हम लोग इसमें 735 में 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या 9 पचे 45 होता है, हाथ में बचा कैरी, बोलेगा तो 4। अगर ऐसे हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे तो 9 तिया के 27 हो गया, 9 तिया के 27 हो गया और 4 तो एक हमारा 31 का एक हो जाएगा, हाथ में बचेगा 3। ठीक है, 9 से देके 63 होता है और 3 जोड़ देंगे तो क्या हमारा 66 होता है? यही ना आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुझसे नहीं बना था, मैंने छोड़ दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ये भी मुझसे नहीं बना था, मैंने छोड़ दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। देखिए ये बन गया था, ठीक है ना, ये मतलब मुझसे बन गया था। और आगे देखते हैं जल्दी से। 55। देखिए आपको मैं बहुत ही छोटा सा बात बताने वाला हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इजी। मतलब ये जो टेस्ट है ना, आई थिंक इस टेस्ट का ही सबसे ज़्यादा जो इजी क्वेश्चन है ना, वो यही बगुआ था। देखिए इसमें क्या कहानी है, The ratio of marks in Hindi and English of Anuj is 11:13. Total marks of Shivam are 75 more than the total marks of Anuj in these two subjects. If total marks of Shivam in these two subjects are 195, then find the marks of Anuj in Hindi. हम लोग को 11 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, हम लोग को क्या गिवन है कि शिवम का जो 75 है वो ज़्यादा था, किससे ज़्यादा था? अनुज का दोनों सब्जेक्ट से। अनुज का दोनों सब्जेक्ट में मिला के अगर हम लोग इससे 11x प्लस 13x अगर लिख लेंगे तो क्या ये 24x होगा? हो जाएगा। अब इस 24x प्लस 75 ज़्यादा कर देंगे तो यही ना हमारा 195 गिवन है, 195 गिवन है। अब अगर हम लोगों का ये हमारा 24x हो गया ना, तो अगर हम लोग इसे मतलब इधर लाके ऐसे कर देंगे, 75 अगर ऐसे माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x बराबर 24 पचे 120 होता है, तो x का वैल्यू हमारा 5 हो गया। हमें क्या निकालना है? 11 का वैल्यू। तो 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55, 55। बस यही तो कहानी था। अब 13 का बोलता तो 30 इंटू 5 कितना हो जाता हमारा? 13 पचे का 65। ठीक है, बस इतना इतना इजी क्वेश्चन आपको दिया था क्लर्क वाला। ये तो क्लर्क में भी नहीं आएगा, इस तरह क्वेश्चन आजकल कहाँ क्लर्क में आता है। बस टाइम वेस्ट कर रहा था हम लोगों का। देखिए ये मतलब मैंने छोड़ दिया, नहीं आता मुझे, है ना। और उसके बाद हम लोग चलते हैं रीजनिंग में। देखिए रीजनिंग में ये पजल जो था हमारा, इस पजल को मैं आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करके बता ही देता हूँ, तो हमारा जो काम है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। काफ़ी इजी पजल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, है ना। कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बताऊँ या यहाँ पे बताऊँ? कोशिश करता हूँ यहीं पे बनाने का, बट चलिए यहीं पे बनाते हैं ना। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग प्लीज़ थोड़ा। इसमें क्या किया मैंने, 8 पीपुल है, मतलब ये सब इसका नाम है, पता नहीं नाम आपको कुछ भी रहे। 2 दिन हो रहा है, 19 और 26, डिफरेंट मंथ, अप्रैल जून सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं
अप्रैल का 19 है और 26 है, जून का 19 है और 26 है, सितंबर है 19 है और 26 है, अक्टूबर है फिर, है ना, उसमें भी 19 है और 26 है। ये कहानी है। हम लोग इसे दो कंडीशन के अकॉर्डिंग करने का कोशिश करेंगे, मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज है ना। क्या गिवन है, ये हमारा डेट हो गया, ये सब हो गया, नॉट मोर देन 2 पीपल वर बॉर्न इन द सेम मंथ, हाँ ठीक है ना। अब उसका जी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच इज 31 डेट, इसे हम लोग लिख लेंगे 30, इसे ये 30 होता है, ये 30 होता है, ये हमारा 31 होता है, इसका मतलब जी यहाँ होगा। अब उसके बाद एक बार और जी जो है हमारा यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद एल वाज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर, एल जो है वो सितंबर में जन्म नहीं लेता है, इसका मतलब एल जो है इन दोनों डेट को नहीं आएगा। भी वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ई, भी जो है वो इमीडिएटली बिफोर ई है, ठीक है। 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड आई, 1 2 3 4 आई हो गया, इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 आई हो गया। एफ इज द यंगेस्ट पर्सन, इसका मतलब जी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ एफ आएगा, है ना। ये हमारा कंडीशन पहले ही गलत हो चुका है, क्यों, क्योंकि एक ही कंडीशन हमारा फुलफिल होगा, क्यों, क्योंकि जी जो है वो 31 वाले में आता है, बट 31 वाले में सबसे लोएस्ट में नहीं आएगा, बिकॉज जो 26 ऑफ अक्टूबर है ना वहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सबसे यंगेस्ट आएगा, जो सबसे यंगेस्ट कौन है, एफ है, क्लियर। एटलीस्ट 5 पर्सन वेर बॉर्न आफ्टर भी, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट 5 पर्सन वेर बॉर्न आफ्टर भी, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, क्या हम लोग भी यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ई हमारा यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर ई, अच्छा तो ई के बाद में कितना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमारा यहाँ एन आ जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बच चुका है, भी वाज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ई, ये तो हो चुका है। नंबर ऑफ पर्सन्स ये भी तो हो चुका है, अच्छा 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जी एंड आई, ये भी तो हमारा हो चुका है। क्या बच गया हमारा यहाँ पे, एटलीस्ट 5 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर भी, हमारा आई थिंक 2 नाम बच गया है ना। अच्छा एल हमारा यहाँ नहीं आएगा, तो एल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और ये हमारा जो पजल है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में शायद एक डाउट ऐसा आ जाए ना, एक डाउट, चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि अगर आप बोलेंगे 1 2 8 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ एफ आ रहा है, जी आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद 1 2 3 4, जी के बाद 1 2 3 4 आई आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आई आ रहा है, कुछ गलत क्यों हो रहा है यार, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा एफ आ रहा है, यहाँ जी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा आई आ रहा है, तो भी हमारा यही क्यों आया, ऐसा गिवन है ना कि एटलीस्ट 5 पर्सन वे आर बॉर्न आफ्टर भी, तो ये भी हो सकता है ना कि हाँ कुछ उससे ज़्यादा हो, तो भी अगर यहाँ आ सकता है, लेकिन ये तो हमारा 8th वाला हो गया ना, 8th वाला बोलने का मतलब ये तो हमारा जो सबसे पहला हो गया 19 अप्रैल, वो हो गया ना, लेकिन भी के बाद हमारा जस्ट ई आना चाहिए, बट यहाँ तो आई है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, यहाँ पे ई आना चाहिए था ना भी के बाद, बट यहाँ तो ऑलरेडी हमारा आई गिवन है, तो नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने ये आप लोगों को इसलिए बता दिया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा सवाल शायद उठ सकता है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं, तो ऐसा इसलिए, ठीक है। जिन्हें पता है उनको मैंने ये मतलब बताने का मेरा जो है ना मकसद, उन्हें नहीं था, जिन लोगों को अच्छे से पता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो इतना छोटा छोटा चीज़ों को भी समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। तो ये पजल हमारा बन चुका है, सब कुछ सही शायद था मेरा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका 4 मतलब आंसर आ रहा है, और ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये था क्या, हाँ देखिए यही क्वेश्चन है ना, इसे हम लोग जल्दी से बना लेते हैं, ये जो पजल था ना इसे हम लोग बना लेते हैं। 7 persons K L M N O P and Q applied for the shares of LIC IPO initial public offering in 3 categories: regular investor, policy holder and employee. Not less than 1 and not more than 3 persons applied for each category. ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा कि एक से कम नहीं होना चाहिए, कोई तो होगा ना, तो एक से कम कैसे हुआ, उसके बाद 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब एम एंड ओ अप्लाइड, अच्छा इसको हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, क्या है, रेगुलर इन्वेस्टर, अच्छा बोलने का मतलब आर आई, उसके बाद पॉलिसी होल्डर, उसके बाद एम्प्लॉय, इस तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे। और इसे हम लोग दो कंडीशन इसी में हम लोग ले लेंगे, दो पॉसिबिलिटी है ना, इसे हम लोग यहाँ से ऐसे बीच से डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या ये हमारा पॉसिबिलिटी वन पॉसिबिलिटी टू हो जाएगा, पॉसिबिलिटी वन पॉसिबिलिटी टू हो जाएगा, पॉसिबिलिटी वन पॉसिबिलिटी टू हो जाएगा। ये टू है, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, एल नहीं है, ये भी टू है। एम एंड ओ अप्लाइड इन द सेम कैटेगरी बट नेदर एज पॉलिसी होल्डर नॉर, पॉलिसी होल्डर भी नहीं है बट वो एन के साथ भी नहीं है। अच्छा, अगर एन के साथ नहीं है तो एक बात बताइए, क्या हमारा एक बार एम और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन में करने का कोशिश करेंगे तो क्या हमारा नॉट विथ एन, अच्छा देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा, अगर आपको ये भी गिवन है कि पॉलिसी होल्डर भी नहीं है ना कि एन के साथ है, इसका मतलब यहाँ पर जो है आपका ना तो एन एन भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा एन, बिकॉज जब हम लोगों को एन के साथ ही नहीं बताना था कि एन के साथ नहीं है तो फिर पॉलिसी होल्डर नहीं देता, या अगर सिर्फ पॉलिसी होल्डर देता तो एन नहीं देता, अगर एन में एन आता पॉलिसी होल्डर वाले में, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, छोटा छोटा जो पॉइंट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो एन है वो यहाँ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन इसका क्या हो सकता है, पॉलिसी होल्डर में नहीं है तो क्या हमारा एम और ओ यहाँ आ सकता है। दूसरा, क्या हमारा एन यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद के अप्लाइड एज ए पॉलिसी होल्डर बट नेदर विथ एन नॉर विथ के, अच्छा के जब पॉलिसी होल्डर के रूप में अप्लाई कर रहा है, एन एन वहां पे नहीं है ना, क्योंकि एन वहां कभी था ही नहीं, पहले भी नहीं था, ठीक है, तो के हमारा यहाँ अप्लाई कर रहा है पॉलिसी होल्डर में, और सेकंड कंडीशन में भी तो के हमारा पॉलिसी होल्डर के लिए ही अप्लाई करेगा ना, ठीक है। नेदर विथ एन नॉट विथ क्यू, एन के साथ भी नहीं कर रहा है और क्यू के साथ भी नहीं कर रहा है। क्यू के बारे में अभी हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्यू कहाँ आएगा, क्यू को बस हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं या यहीं पे लिखा रहने दीजिए, ऑलरेडी लिखा हुआ है। एल नेदर अप्लाइड विथ एन, एल जो है मतलब कि एल जो है वो भी एन के साथ अप्लाई नहीं किया है और ना रेगुलर इन्वेस्टर के रूप में किया है। अच्छा, एल अगर एन के साथ में नहीं अप्लाई किया है, रेगुलर इन्वेस्टर के रूप में अप्लाई नहीं किया है, तो एक बात बताइए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों में एल जो है ना हमारा रेगुलर इन्वेस्टर में, तो एल जो है रेगुलर इन्वेस्टर में ऐसे भी नहीं आएगा, एन के साथ जब नहीं किया है तो फर्स्ट कंडीशन में भी वो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हमारा एक ही कंडीशन बचता है, मतलब एम्प्लॉय वाला में नहीं आएगा, तो क्या हमारा एक ही कंडीशन बचता है कि एल कहाँ आ सकता है, तो एल हमारा पॉलिसी होल्डर में आ जाएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब उसके बाद the total number, देखिए the total number of persons applied as policy holder are two more than the number of person applied as employee। देखिए एम्प्लॉय में जितना भी अप्लाई किया है ना उससे पॉलिसी होल्डर में दो ज़्यादा होना चाहिए। अब दो ज़्यादा होने का मतलब एक अगर एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉय में अगर एक किया है उसमें +2 होना चाहिए, तो टोटल हमारा 3 हो रहा है, लेकिन तीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना किसी में। इसका मतलब के ही जो होगा वो सबसे हाईएस्ट वाला होगा, ठीक है। अब हाईएस्ट वाला होने का मतलब क्या है कि क्या हमारा कंडीशन 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा 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 समझिएगा, हमारा जो एन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस पे आ रहा है, हमारा एन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तभी ना एम्प्लॉय में, अगर एम्प्लॉय में एक रहेगा वो सिर्फ एन रहेगा, तभी ना जाके हमारा पॉलिसी होल्डर में के साथ 2 लोग और आएंगे या एल के साथ दो लोग और आएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एन रहेगा, हमारा जो ये वाला कंडीशन है ना, ये वाला कंडीशन वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये वाला कंडीशन कैंसिल हो जाएगा, सेकंड कंडीशन कैंसिल हो जाएगा, सेकंड कंडीशन ये भी एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या गिवन है, पॉलिसी होल्डर आर 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड एज एम्प्लॉय, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर एक क्यू बच गया। अब देखिए क्यू के बारे में हमें क्या गिवन था कि के पॉलिसी होल्डर नेदर विथ क्यू, देखिए के जो है वो पॉलिसी होल्डर है लेकिन क्यू के साथ नहीं आता है, और जो एन है के के साथ, देखिए एन हमारा पहला आ चुका है, के साथ पॉलिसी होल्डर है, के पॉलिसी होल्डर वाले में अप्लाई किया है बट क्यू के साथ नहीं आएगा, तो क्या हमारा क्यू के लिए बस एक ही पोजीशन बचता है यहाँ पे, जो क्या है रियल इन्वेस्टर, जो रेगुलर इन्वेस्टर वाला है उसमें बचता है, क्यों, क्योंकि एन में तो सिर्फ एक ही बंदा बैठेगा ना, मतलब एक ही कैटेगरी वाला लाई करेगा ना, तभी ना जो पॉलिसी होल्डर वाला है उसमें 1+2 एक्स्ट्रा होंगे, 2 ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक्चुअली पजल ईजी था, सब हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी ईजी पजल हुआ था ये, ठीक है, काफ़ी सच मतलब ईजी था। तो ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है,
और आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका आंसर इसने क्या बताया है। रेगुलर इन्वेस्टर में क्या है, एमओक्यू हाँ सही है। और रेगुलर इन्वेस्टर में एमओक्यू सही है। पीएच में क्या है, पॉलिसी होल्डर में हमारा केएलपी हाँ सही है। अब उसके बाद इसमें क्या बता रहा है हमारा, एन, हाँ एम्प्लॉय में एन, हाँ सही है ठीक है। एक्चुअली मैंने तो सब बना लिया था तभी नहीं मेरा सही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। देखिए ये जो पजल है हमारा स्क्वायर वाला अरेंजमेंट था, इसे भी हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। इसमें क्या गिवन है कि MNOPQRS एंड T नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। अच्छा स्क्वायर टेबल है ठीक है। स्क्वायर टेबल हम लोग ऐसे बना लेंगे और दूसरा हम लोग ऐसे बना लेंगे, क्लियर। अब उसके बाद इन सच अ वे दैट फोर ऑफ देम सीट एट फोर कॉर्नर्स। अच्छा while four seat in the middle side of the, मतलब कि मिडिल में बैठ रहे हैं ठीक है। द वन हु सीट एट फोर कॉर्नर्स फेस इनसाइड, जो कॉर्नर पे है वो फेस इनसाइड कर रहे हैं, बना लेते हैं इसको हम लोग अंदर बस ऐसे कर लेंगे। हाँ देखिए इतना एरो वगैरह बनाने का क्या डिजाइन बनाने की जरूरत है, आपको पजल बनाने से मतलब है ना। ये भी मतलब ऐसे अंदर बैठ रहा है, ये मेरा स्क्वायर ही है, समझिए इसको स्क्वायर ही है ठीक है। अब उसके बाद दोज हु सिट इन द मिडल फेस आउटसाइड। अच्छा ये लोग बाहर देख रहे हैं तो ऐसे बस कर देना है, इनको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है ना। ये बाहर देख रहा है तो ऐसे कर देना है। अब उसके बाद क्या गिवन है हमारा, यहाँ से हमारा जो पजल है वो यहाँ तक स्टार्ट है, छोटा सा पजल है, एक्चुअली कलर लेवल का पजल है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, क्यू इज फेसिंग आउटसाइड एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा क्यू अगर हमारा आउटसाइड में है, क्यू हमारा आउटसाइड में फेस कर रहा है, फेसिंग आउटसाइड, क्यू हमारा आउटसाइड में फेस कर रहा है एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड टू द लेफ्ट में, इसका मतलब टी हमारा यहाँ हो जाएगा, टी हमारा यहाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो ये ऐसे देख रहा है तो लेफ्ट बोलने का मतलब ऐसे होता है, इसके अकॉर्डिंग भी ये ऐसे देख रहा है तो लेफ्ट हमारा ऐसे होता है, क्लियर। चलिए ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं एरो बना ही देता हूँ, वरना मुझे तो कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। अब उसके बाद आर एंड टी के बीच में दो लोग हैं तो एक बार हमारा आर यहाँ हो जाएगा एक दो, और एक बार हमारा आर जो है वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आर एंड टी के बीच में दो लोग हैं। अब उसके बाद ये क्या हो गया, हाँ देखिए यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड टू द लेफ्ट में, इसका मतलब यू जो है ओ है ना, ओ सॉरी ओ जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में जो हमारा ओ है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पजल है भैया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब उसके बाद अच्छा ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें पता है क्या, इसमें आर क्या है ना, आर फेसिंग इनसाइड है, तो फेसिंग इनसाइड में इसका जो राइट और लेफ्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा ना। एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के थर्ड टू द राइट में, एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम हमारा यहाँ हो जाएगा, ओ इसके अकॉर्डिंग ये भी अंदर देख रहा है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एस इज नेबर ऑफ एम, एस हमारा इस कंडीशन में बस एक ही जगह पे आएगा, एस हमारा इस कंडीशन में बस एक ही जगह पे आएगा। एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, अच्छा एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी हुई फेसिंग इनसाइड, हुई फेसिंग इनसाइड, अच्छा इसके अकॉर्डिंग हमारा फेसिंग इनसाइड का पोजीशन बस ये बच रहा है, और एन क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ पी है, बोलने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारा एन हो गया। इस कंडीशन में हमारा पी यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे अंदर देख रहा है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे हमारा क्यू बैठा हुआ है, बट यहाँ पे एन आना चाहिए, तो ये हमारा जो है वो गलत हो गया, ठीक है। यही पजल जो है हमारा वो सही हो गया, आंसर है ना। देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग का क्या रहता है। देखिए क्या गिवन है ना, अच्छा इसको बस जस्ट उल्टा कर दिया है, मतलब इसे मैंने क्या लिया है ना कि आर एम एस टी, देखिए आर एम एस टी पी क्यू ओ एन, आर एम एस टी पी क्यू ओ एन, ठीक है क्लियर। आगे देखते हैं। एक और शायद लास्ट पजल कोई होगा इसमें, या दो पजल शायद एक और होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन काफी इजी था, है ना, आप लोगों ने शायद, अच्छा कोई क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में शायद गलत बता रहा था, हाँ मुझे लगा ही था इसके बारे में, शायद मुझे लगा था, लेकिन हुआ क्यों गलत मुझे ये जानना है मेरे भाई। आंसर इसका क्या बता रहा है, सी ई डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, सी ई, बट मैंने ए भी मारा था, सी ई
CE, मैंने ए भी मारा था, CE। All others are in the northeast, southwest or southeast northwest direction. Hence D is the correct option. Except AB। अच्छा सॉरी, AB जो है वो आपका बिल्कुल मतलब एक लाइन में है। अरे यार इतना छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखिए गलती हो जाता है इंसान से। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा है वो सर्टेन नंबर वाला पजल है, ठीक है। तो इसे हम लोग जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या था कि सर्टेन नंबर पर्सन सिट इन अ स्टेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे बना लेंगे, है ना, इस तरीके से देख रहा है, सब फेस कर रहे हैं नॉर्थ साइड। 2% सिट बिटवीन एफ एंड आई, 3% सिट बिटवीन क्यू एंड जी। अच्छा, एफ और 1 2 आई के बीच में 2% है, ये हम लोग इसे ऐसे 2 भी लिख सकते हैं, है ना। क्यू एंड जी, 3% क्यू एंड जी। अच्छा, क्यू 1 2 जी, या तो अच्छा 3 है ना, 1 2 3, या तो जी 1 2 क्यू 3, ठीक है। अब उसके बाद 5% सिट टू द राइट ऑफ एफ, 5% सिट टू द राइट ऑफ एफ, इसका मतलब एक कंडीशन हमें मिल चुका है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा एफ आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा एफ आ जाएगा। एफ और आई के बीच में 2 लोग हैं, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे आई को ले लेते हैं और सेकंड में हम लोग यहाँ पर आई को ले लेते हैं, तो काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा। आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, अगर हम लोग यहाँ पे जी ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जी ले लेते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला बार में क्या बन सकता है, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहाँ पे हमारा जी हो जाएगा, तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे हमारा क्यू बन रहा है, एक कंडीशन ऐसा हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है हमारा कि आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और जी और क्यू के बीच में, जी और क्यू के बीच में होने चाहिए 3 लोग, ठीक है। अभी हम लोग इसे एक बार मतलब छोड़ देते हैं, या इसे हम लोग 2 कंडीशन में ले सकते हैं। एक बार हम लोग इसे क्या कर सकते हैं कि एक जी है ना, तो 1 2 3, यहाँ पे हमारा क्यू हो जाएगा। चलिए एक बार इसमें हम लोग और क्या ले सकते हैं, एक बार अगर हम लोग मतलब क्यू को इधर ले लेते हैं, तो एक बार हम लोग 1 2 3 एक कंडीशन में हम लोग, है ना, क्यू को ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 3, क्यू को हम लोग एक बार ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मतलब अगर हम लोग ऊपर चलेंगे, अगर नीचे चलेंगे, चलिए हम लोग कैसे कर लेते हैं, एफ ऐसे कर लेते हैं, जी ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आई ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक बार ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब उसका क्या यहाँ पे गिवन है कि मोर देन 15% आर सीटेड इन अ रो, मतलब कि प्लस 15 लोग हैं, 15 से ज़्यादा लोग हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ सी, इसका मतलब एक्स के जो लेफ्ट में है वो सी के राइट के बराबर हैं। आगे 5% सीट बिटवीन क्यू एंड एक्स हु सिट्स एट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, इसका मतलब एक्स जो है ना वो रो में मतलब कहीं सेकंड पे बैठता है, ठीक है, मतलब कि सेकंड पे बैठता है। तो और सी के भी मतलब राइट में उतना लोग है। अच्छा, एक कंडीशन तो हमारा ये हो चुका है, और क्यू और एक्स के बीच में 5 लोग है, क्यू और एक्स के बीच में 5 लोग है। अगर हम लोग x को एक बार यहाँ बैठा दे, सेकंड x को यहाँ बैठा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, नहीं इधर हमारा ज़्यादा हो रहा है, इधर हमारा ज़्यादा हो रहा है। अगर हम लोग इधर बैठा देते हैं, x हमारा अगर यहाँ बैठ गया, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा q है, ठीक है। एक कंडीशन हमारा ये हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि q और x अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे हमारा q कम हो रहा है। अगर हम लोग x यहाँ पे लेंगे, तो 1 2 3 4 5, एक कंडीशन हमारा ये हो सकता है ऐसा, ठीक है। और उसके अच्छा, लेकिन अगर ये कंडीशन हमारा रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये 15 से कम ही लोग होगा फिर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे x को लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा c आ जाएगा, c आ जाएगा इस कंडीशन में, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा q है और यहाँ पे x है, तो फिर ये ऊपर वाला कंडीशन तो हमारा पहले ही गलत हो चुका है। अब उसके बाद क्या गिवन था हमारे पास, और भी कुछ गिवन था क्या, the number of person sitting to the left of x is same as the number of person sitting to the right of c, clear। 5% sit between q and x, 1 2 3 4 5, q सही है। अब उसका q और g के बीच में जो है वो 3 लोग थे, 1 2 3, g सही है। g के सेकंड टू द लेफ्ट में i था, वो भी सही है। i और f के बीच में 2 लोग थे, तो 1 2, ठीक है, ये भी सही है। अब उसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 3% सीट बिटवीन क्यू एंड जी हो चुका है, 2% सीट बिटवीन एफ एंड आई हो चुका है, 5% सीट टू दी राइट ऑफ एफ वो भी हो चुका है हमारा। और
आई सेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हमारा हो चुका है। 15% से ज़्यादा लोग हैं क्या? और द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू दी, अच्छा देख लेते हैं टोटल कितना लोग हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये टोटल इसमें 18% है। और ये जो पजल है हमारा सॉल्व हो चुका है, यही हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग आंसर सही है कि नहीं। एक्स क्यू आई, देखिए देखिए एक्स हो गया, क्यू हो गया, आई हो गया और जी हो गया, एफ हो गया, दोनों साथ में आ रहा है, बिल्कुल बगल बैठा हुआ है। और फिर सी हो गया। ठीक है, हाँ ये हमारा जो पजल है बिल्कुल सही हो चुका है और आप लोगों ने भी इसे बना बना लिया होगा। और चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, शायद एक और कोई लास्ट पजल हमारा बचा हुआ था। देखिए इन सब के बारे में आपको पता होगा बहुत अच्छे से, काफ़ी ईजी होता है। और एक और पजल देखिए, यही है क्या? नहीं, ये तो काफ़ी ईजी वैसे क्वेश्चन था, है ना? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी, मतलब क्लर्क में भी शायद ऐसा आजकल ना पूछे। देखिए इसका 2 वर्ड बन रहा था, आप लोगों को पता होगा इसमें क्या गिवन था ना आपका, कि फर्स्ट सेकंड सिक्स और सेवंथ लेटर से आप लोगों को वर्ड बनाना था। तो फर्स्ट बोलने का मतलब आर हो गया, हमारा आर हो गया। सेकंड में हमारा ई हो गया। सिक्स बोलने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ए हो गया। और सेवंथ बोलने का जस्ट ए के बगल वाला सी। तो क्या ये हमारा रेस बन रहा है? क्या ये हमारा केयर बन रहा है? मतलब 2 वर्ड मुझे मिल चुका था, ठीक है ना? तो उसके अलावा भी शायद कुछ बन सकता था। देख लेते हैं इस पे वैसे आंसर क्या गिवन है। एक बार रेस, एकर, केयर, एसर। अच्छा एसर को लैपटॉप पर घुसा दिया क्या? चलिए एक्चुअली मतलब मेरा 2 बन गया था ना, तो एकर मेरे माइंड में पता नहीं क्यों नहीं आया, यार आना चाहिए था। तो इसका मतलब जो है वो हमारा, वैसे भी देखिए इसमें क्या गिवन था ना, इफ ओनली वन वर्ड कैन बी फाउंड, तो वन वर्ड तो ऐसे भी नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है। देन सिलेक्ट द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बोलने का मतलब अगर एक ही बनता रेस या केयर तो ए हो जाता दोनों कंडीशन में। अब अगर 2 से ज़्यादा बन रहा है तो आई थिंक एक्स करना था, आंसर एक्स करना था, तो हम मैंने एक्स किया था। ठीक है, वैसे भी 2 से ज़्यादा हो रहा था ना, 2 3 4 5 6, 2 से तो ज़्यादा ही हुआ ना। अब आई थिंक वो हमारा पजल है लास्ट वाला। देखिए जो पजल है ना, इसके बारे में ही मैंने बोला था। 8 माइक्रोवेव्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड का माइक्रोवेव है, जिसमें आईपी आ गया, सैमसंग आ गया, एलजी, हायर, वर्लपूल, पैनासोनिक एंड गोदरेज एंड बजाज आर स्टैक्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को मतलब बैठाना है कि हाँ स्टैक पे, बोलेगा मतलब जस्ट ये होता है ना हमारा वो बॉक्स टाइप का, वही है। ठीक है, और उसके बाद क्या गिवन था, द लोअर मोस्ट माइक्रोवेव इज नंबर्ड एज 1 एंड नंबर 2, मतलब इस तरीके से। देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे करें इसे, यहीं पे करना पड़ेगा क्या। 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। इस कंडीशन में 2 कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे इसमें। ये हमारा 3 है। अब उसका क्या गिवन है हमारे पास, कि हायर इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सैमसंग। अच्छा ये हमारा सैमसंग हो जाएगा, ये हमारा हायर हो जाएगा। अब उसके बाद आई एफ बी इज केप्ट इन दी पोजिशन विच इज डिविजिबल बाई 3। आई एफ बी जो है उस वहां पे रखा गया है जो कि डिविजिबल है 3 से। तो 3 से कौन कौन सा डिविजिबल है, एक तो हमारा 6 हो जाएगा, एक हमारा 3 हो जाएगा। तो एक बार हमारा आई एफ बी यहाँ हो जाएगा और एक हमारा आई एफ बी यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद 3 माइक्रोवेव्स आर केप्ड बिटवीन हायर एंड आई एफ बी, 1 2 3 हायर जो कि सैमसंग के नीचे है, 1 2 3 हायर, मतलब पूरा लिखने की वैसे स्पेलिंग जरूरत नहीं है, जो कि सैमसंग के नीचे है। अब उसके बाद ये ना एल जी वाज केप्ट इमीडिएटली बिलो हायर। अच्छा तो यहाँ पे हमारा एल जी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा एल जी आ जाएगा, इस तरीके से तीनों बैठेगा। एल जी हमारा हायर के जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, सैमसंग डज नॉट कीप इन द टॉप मोस्ट पोजिशन, सैमसंग यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या हम लोग इसे, ये अगर यहाँ पे सैमसंग नहीं आएगा टॉप मोस्ट पोजिशन पे, तो बस एक ही कंडीशन हमारे पास बच रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं, है ना। ये ज़्यादा डिलीट हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया डिलीट। अब उसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है हमारा, सैमसंग डज नॉट कीप इन द, या कीप या तो केप छोड़ना चाहिए शायद, है ना, इन द टॉप मोस्ट पोजिशन। द नंबर ऑफ माइक्रोवेव वी आर केप्ट बिटवीन वर्लपूल एंड गोदरेज इज द सेम एज द नंबर ऑफ माइक्रोवेव्स
वेयर केप्ड बिटवीन एलजी एंड सैमसंग, एलजी और सैमसंग के बीच में एक है, तो गोदरेज और वर्लपूल के बीच में भी एक होना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद 4 माइक्रोवेव्स आर केप्ड बिटवीन सैमसंग एंड पैनासोनिक। अच्छा, तो सैमसंग यहाँ पे तो 1 2 3 4, हमारा जो पैनासोनिक है वो यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद गोदरेज इज केप्ड बिटवीन आईएफबी एंड सैमसंग, गोदरेज जो है वो आईएफबी और सैमसंग के बीच में है, मतलब कि गोदरेज इज केप्ड बिटवीन आईएफबी एंड सैमसंग। अच्छा, तो अगर गोदरेज और वर्लपूल के बीच में एक आना चाहिए, और गोदरेज जो है वो आईएफबी और सैमसंग वाले के पास है, तो हमारा गोदरेज जो है वो यहाँ आ जाएगा, वर्लपूल जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और एक हमारा जो नाम बच गया है आई थिंक वो हमारा बजाज अलग अंदाज, बजाज जी जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पजल जो है हमारा सॉल्व हो चुका है, काफी छोटा काफी इजी, मतलब क्या मैं बोलूँ एकदम, मतलब छोटा तो मतलब माइंड ब्लोइंग टाइप का पजल था। तो ये पजल मतलब हमारा सॉल्व हो चुका है, साथ ही साथ हमारा जो रीजनिंग है वो मतलब सॉल्व हो चुका है। रीजनिंग एक्चुअली बहुत इजी आया था, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा इजी। एक जो क्वेश्चन मेरा जो डायरेक्शन वाला था ना वो हल्का सा मतलब लापरवाही की वजह से गलत हो गया, तो आगे से मैं लापरवाही का मतलब ध्यान रखूंगा कि लापरवाही मुझसे ना हो, और मतलब ये मेरी तरफ से था। देखिए, आपको मैं एक बात और बता दूं, चलते चलते एक बात मैं आपको और बता दूं। देखिए, रीजनिंग को मैंने जो अटेम्प्ट किया था ना उसमें मैंने क्या किया था, जितना भी मिसलेनियस वाला जो पार्ट है ना उसे मैंने सबसे पहले किया था, सबसे पहले। लेकिन डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन में जो भी थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन होता है उसे मैं सबसे लास्ट के लिए रख देता हूँ, सबसे लास्ट के लिए, मतलब कि या तो डायरेक्शन ऑब्लिक बी आर ब्लड रिलेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना उसे मैं लास्ट के लिए छोड़ देता हूँ। क्यों? मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग कुछ मिसलेनियस कर लिए है ना, जितना भी क्वेश्चन आया हो चाहे वो क्लर्क या पीओ में हो, उसके बाद हम लोग जो भी पजल है उसे करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि सारा पजल अगर हम लोग से मतलब कुछ ऐसा पजल है जो हम लोग से लास्ट मोमेंट पे बन नहीं पा रहा है, और अगर हमारे पास उस टाइम तक 18 या 17 मिनट हो चुका है, या 17.5 मिनट हो चुका है, या 18.5 मिनट हो चुका है, 18.5 मिनट हो चुका है, मान लेते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग जो बचा हुआ टाइम है उसमें अगर वो पजल सही में सॉल्व नहीं होगा तो हम लोगों को क्या एक ऐसा क्वेश्चन नहीं कर लेना चाहिए जो हम लोगों का अटेम्प्ट बढ़ा दे, स्कोर बढ़ा दे। तो इसी वजह से आपको डायरेक्शन या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 मिनट और 2.5 मिनट 1.5 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट में तो हार्डली बन ही जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन का अगर सेट रहे तो इजिली आपका नंबर भी आ जाएगा, आपका अटेम्प्ट भी बढ़ जाएगा, है ना। इस तरीके से मतलब आपको करना चाहिए मिसलेनियस पहले, पजल वगैरह को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब पजल में भी आपको पता होगा कि किस तरह के पजल में आप लोग अच्छे हैं, स्ट्रांग है, कौन सा पजल जो है वो आपका वीक है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस वगैरह करें। देखो ओवरऑल क्या है ना, जिस भी टॉपिक में वीक है उसका प्रैक्टिस करें, जिस टॉपिक में आप लोग अच्छे हैं उसका ही प्रैक्टिस करें। ओवरऑल क्या है कि प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हाँ, एक बात और, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी मैं एक मॉक का एनालिसिस आप लोगों को करवा दूंगा, जिसमें मैं अपने साइड से क्या कोशिश करूंगा ना कि रीजनिंग का कंप्लीट सेक्शन मैं आप लोगों को जो मेंस का है वो सॉल्व करके दिखा दूं, ठीक है। और तो वो मतलब हो सकता है कि वो वीडियो जो है ना वो मेरा मतलब इस वीक में ही मैं आप लोगों को करवा दूं, है ना। और जो मैंने आप लोगों को बोला था बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए, है ना, वो मतलब मैं कल से आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब वीडियो वगैरह मैंने एक्चुअली बना लिया है, उसे आप लोगों को मैं कल से जो है ना वो आप लोगों के लिए अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिएगा, वो आप लोगों के मेंस के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, एसबीआई पीओ मेंस हो, या चाहे कोई भी मेंस हो, ठीक है, बैंक एग्जाम का, इसमें वो सब पूछा जाता है, बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, ठीक है। तो उसमें वो हेल्प आप लोगों को करेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी आप लोगों को जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है। और वहाँ पर मैंने जो भी मतलब लेक्चर वगैरह लिया है ना, मतलब कि जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, जो भी मतलब मैंने कवर किया है वीडियो में, ये जो और अभी मतलब वीडियोस मुझे मतलब अभी रिकॉर्ड करना है ना, तो उसमें मैं जो भी करूँगा ना वो एक्चुअली मैं टू द पॉइंट कर रहा हूँ। हम लोग बेकार का जो होता है ना कि इर्रिलेवेंट कहानी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज़ हम लोगों को चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत ही नहीं है। किसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? हम लोगों को तो क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर एग्जाम में आया है तो हम लोग को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। दूसरी बात, इंटरव्यू में अगर हमें सवाल पूछा जाएगा हमसे, तो हम लोगों को उसका पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये जो सवाल है किस टॉपिक से है या क्या होता है, ये जो टर्म है ये क्या होता है ना। बस हम लोग टू द पॉइंट बिल्कुल करेंगे, बेकार का हम लोग उसके ऊपर कहानी मतलब डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज वो बेकार का फिर लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, बेकार का वो सेशन वगैरह जो भी हो लंबा हो जाएगा, और
आप लोगों के लिए भी वो सच में बताता हूँ कोई हेल्पफुल फिर नहीं रहेगा, है ना। टू द पॉइंट करेंगे, अच्छे से कर लेंगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।